मनरेगा घोटाले में 31 महीने से जेल में बंद आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को मिली जमानत। झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिली है। वह पिछले 31 महीनों से मनरेगा घोटाले मामले में जेल में बंद है। शनिवार को विशेष अदालत में जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत मंजूर कर दिया गया है। पूजा सिंघल को नए कानून के तहत जमानत मिली है। अगर कोई आरोपी किसी मामले में लंबे समय से जेल में बंद है और उसकी न्यायिक हिरासत की अवधि उस मामले में दी जाने वाली सजा की 1/3 है तो उसे बेल दी जा सकती है। आपको बता दें कि पूजा सिंघल कोटी में डीसी पद पर कार्यरत थी, तो उन्होंने बिना काम करते हुए मनरेगा का 18 करोड़ रुपये इंजीनियर को जारी कर दिया था। निगरानी ने 2011 में इस मामले में पहली एफआईआर 2 इंजीनियरों के खिलाफ दर्ज की थी। इसी जांच में पूजा का नाम भी सामने आया था। ईडी ने 6 मई 2022 को पूजा सिंघल के 20 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इनमें से उनके सीए के घर से 19 करोड़ 31 लाख रुपये कैश बरामद किए गए थे। पैसे की बरामदगी के बाद जांच एजेंसी ने पहले पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा और बाद में पूजा सिंघल से पूछताछ की थी। पूछताछ में पहले दोनों ने पैसे को लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं दे पाए थे। बाद में ईडी ने अपनी पड़ताल में पैसा सिंघल का होने का दावा किया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पूजा सिंघल को अपने पद से निलंबित कर दिया गया था। बिहार बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा तिथि जारी। बिहार बोर्ड की वर्ष 2025 की परीक्षाओं की डेट शीट आज दोपहर को जारी कर दी गई है। बीएसईबी अध्यक्ष आनंद किशोर ने आज दोपहर 1 बजे वार्षिक परीक्षा कैलेंडर की घोषणा की। परीक्षा की पूरी डेट शीट पर बीएसईबी के आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.com पर और secondary.biharboardonline.com पर उपलब्ध है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होकर 25 फरवरी 2025 तक आयोजित की जाएगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 1 फरवरी 2025 से आरंभ होगी। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम सहित 12 पर चलेगा मुकदमा। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके पीएस संजीव लाल, निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम सहित 12 लोगों पर अब मुकदमा चलेगा। इन पर भी पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट में आरोप गठित कर दिए गए हैं। स्पेशल कोर्ट ने अब ईडी की गवाह पेश करने को कहा है। इससे पहले ईडी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम समेत 13 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें से एक आरोपी निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम की मौत हो चुकी है। टेंडर कमीशन को लेकर ईडी ने 1.5 साल के भीतर 2 बड़ी कार्रवाई की है। पहली कार्रवाई निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के आवास और ठिकानों पर की थी। ईडी ने उनके रांची, जमशेदपुर, पटना और दिल्ली में आदि में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की थी। इस कार्रवाई के बाद न केवल निलंबित चीफ इंजीनियर बल्कि उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया था। इस कार्रवाई के बाद दूसरी कार्रवाई 6 और 7 मई 2024 को की गई थी। इस दिन ईडी ने कई इंजीनियर, ठेकेदार और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने पर छापा मारा था। इस दौरान संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के यहां से 32 करोड़ रुपये कैश बरामद किया गया था। 9 से 12 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा सत्र। झारखंड विधानसभा सत्र 9 से 12 दिसंबर तक चलेगा। यह विधानसभा सत्र कई मायनों में खास होने वाला है, क्योंकि कई नए चेहरे पहली बार सदन में आने वाले हैं, तो दूसरी तरफ सरकार सदन में विश्वास मत साबित करेगी। इस दौरान हेमंत सरकार सदन में अपने दूसरे कार्यकाल को लेकर अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। साथ ही साथ नई विधानसभा अध्यक्ष का भी ऐलान हो जाएगा। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री आवास में इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक में विधानसभा सत्र की तैयारी को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही मंत्रियों और विधायकों को इस सत्र में पूरी तैयारी करने के साथ आने का सुझाव व निर्देश दिया जाएगा। दूसरी ओर विपक्ष भी विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने में रहेगा। कांग्रेस के विभाग आवंटन वायरल पत्र से नाराज थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कांग्रेस के मंत्रियों को विभाग आवंटन से संबंधित के.सी. वेणुगोपाल का पत्र 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण के बाद वायरल हो गया था। किसी ने इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। विभाग का आवंटन भी 5 दिसंबर को होने की चर्चा थी। बताया गया कि इस बात से मुख्यमंत्री काफी नाराज हुए थे। इधर इसके बाद जारी हुई अधिसूचना में संबंधित मंत्रियों के विभागों में बदलाव देखा गया। बताते चले कि विभाग आवंटन मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार में आता है। एक पार्टी द्वारा पत्र वायरल किए जाने पर उन्होंने नाराजगी भी जताई थी। देर शाम प्रदेश
कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सीएम से भी मिले। उन्होंने सीएम के समक्ष खेद भी जताया। इधर केसी वेणुगोपाल के वायरल पत्र को लेकर कांग्रेस के अंदर भी खलबली मच गई। कांग्रेस के कई नेता संदेह के घेरे में आ गए। प्रदेश नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगे। रात का पत्र जैसे ही वायरल हुआ, मंत्री भी इसकी सच्चाई का पता लगाने में लग गए। कांग्रेस की ओर से पुष्टि नहीं की गई थी। मामला दिल्ली दरबार तक जा पहुंचा। इसके बाद मुख्यमंत्री से भी संपर्क साधा गया। इसी बीच 5 दिसंबर को विभाग आवंटन संबंधित अधिसूचना जारी नहीं की गई। इसके अगले दिन यानी 6 दिसंबर को दोपहर में अधिसूचना जारी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा 2 माह में तैयार होगा झारखंड के विकास का रोड मैप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 2 माह में झारखंड के विकास का रोड मैप तैयार होगा। मुख्यमंत्री शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक के बाद प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान श्री सोरेन ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में हमने 15-16 बिंदु बनाए हैं। उसी के अनुरूप हम राज्य को बेहतर दिशा के लिए रूपरेखा तैयार करेंगे। सभी मंत्रीगण अपने अपने विभागों की समीक्षा करना शुरू करेंगे। समीक्षा मुख्यालय से लेकर जिला कार्यालय तक चलेगी। पदाधिकारियों की कार्यकुशलता और कार्यदक्षता की भी मंत्री समीक्षा करेंगे। तय बिंदुओं के अनुसार सभी विभाग नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक कल, बाबूलाल मरांडी करेंगे अध्यक्षता। प्रदेश भाजपा ने कल विधायक दल की बैठक बुलाई है। मिली खबर के मुताबिक हाल में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के जो विधायक जीते हुए हैं, उनकी बैठक प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई है। बाबूलाल मरांडी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विधायक दल की यह बैठक कल यानी 8 दिसंबर को 7 बजे होगी। पार्टी सूत्रों ने कहा है कि यह बैठक रांची के प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई है। बता दें कि 9 दिसंबर से झारखंड विधानसभा सत्र का पहला सत्र शुरू हो रहा है। 6वीं विधानसभा का यह पहला सत्र बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसमें सभी नए विधायक शपथ लेंगे। हेमंत सरकार के कैबिनेट के लिए 11 मंत्रियों का शपथ ग्रहण भी हो चुका है और उनके विभाग भी तय किए जा चुके हैं। बंगाल की खाड़ी में पश्चिमी विक्षोभ, झारखंड में गरज के साथ वज्रपात का येलो अलर्ट। रांची स्थित मौसम केंद्र ने यह जानकारी दी है कि बंगाल की खाड़ी में बनी पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में देखने को मिलेगा। इसके असर से प्रदेश में गरज के साथ वज्रपात के होने की संभावना है। झारखंड के पश्चिमी और उससे सटे उत्तरी भागों में कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहेगा और तापमान में गिरावट देखने को मिलेगा। मौसम केंद्र रांची के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि रविवार को झारखंड में कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात होने की संभावना है। 9 दिसंबर को बिहार से सटे झारखंड के पश्चिमी हिस्से में और उसे सटे उत्तरी भागों में कहीं कहीं घना या मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है। उन्होंने बताया कि झारखंड का न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री हो गया है और उच्चतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि 24 घंटे के दौरान चाईबासा का उच्चतम तापमान सबसे अधिक और गढ़वा का न्यूनतम तापमान सबसे कम रिकॉर्ड किया गया। अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री से 4 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। इसके बाद 3 दिन में तापमान इतनी गिरावट आने की संभावना भी है। रामदास सोरेन ने कहा शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए उठाए जाएंगे महत्वपूर्ण कदम। मंत्री बनने के बाद शनिवार को पहली बार झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता से निबंधन विभाग के मंत्री रामदास सोरेन का लोह नगरी जमशेदपुर में आगमन हुआ। झामुमो जिला समिति समेत अन्य शाखा समितियों के नेता व कार्यकर्ताओं ने दोमोहानी डबो पुलिया के पास उनका फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। वे कदमा ओलियान स्थित शहीद निर्मल महतो के समाधि स्थल में गए और श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद साक्षी स्थित भगवान बिरसा मुंडा पार्क में जाकर धरतीआबा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सह निबंधन विभाग के मंत्री रामदास सोरेन ने कहा झारखंड में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहे हैं। स्कूल शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर अमल किया जाएगा। खासकर उन स्कूलों की स्थिति पर पुनः विचार किया जाएगा जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल में बंद कर दिए गए थे। इस पहल का उद्देश्य न केवल शिक्षा का स्तर सुधारना है बल्कि विद्यार्थियों को बेहतर और समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या शिक्षकों की कमी है, जिसके कारण पठन पाठन की प्रक्रिया में बाधाएं उत्पन्न हो रही है। कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी के चलते छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। रामदास सोरेन ने यह स्पष्ट किया कि अब शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाएगा। राज्य सरकार विभिन्न उपायों के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती को और उनकी नियुक्ति में तेजी लाने का प्रयास करेगी।
इस कदम से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि छात्रों के शैक्षणिक विकास में भी सहारा मिलेगा। मोरहाबादी में 20 दिसंबर से खादी एवं सरस मेला, मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। झारखंड के प्रसिद्ध खादी हस्तशिल्प एवं सरस मेला का आयोजन रांची के मोरहाबादी मैदान में 20 दिसंबर से 6 जनवरी तक होने जा रहा है। इसकी तैयारी झारखंड राज्य खादी बोर्ड द्वारा की जा रही है। खादी बोर्ड के सीईओ सुमन पाठक ने बताया कि मेला में देश भर के तकरीबन 400 से 500 स्टॉल लगाए जाएंगे। इसका 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्घाटन करेंगे। इस दौरान उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। सुमन पाठक ने बताया कि रांची के मोरहाबादी में आयोजित होने वाले इस मेले में विभिन्न राज्यों की हस्तकला और हस्तशिल्प की कारीगरी देखने को मिलेगी। साथ ही फूड स्टॉल और बच्चों के मनोरंजन की भी व्यवस्था रहेगी। प्रतिदिन कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मेले में बुकिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 300 स्टॉल की बुकिंग के लिए आवेदन आ चुके हैं। 8 दिसंबर तक आवेदन के लिए जाएंगे। सबसे ज़्यादा झारखंड के हस्तशिल्प व खादी के स्टॉल लगाए जाएंगे। मेले में दर्शकों के लिए मनोरंजन कार्यक्रम व प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। रांची में हॉकी इंडिया विमेंस लीग 12 जनवरी से। रांची के हॉकी प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। एक बार फिर यहां हॉकी का रोमांच शुरू हो रहा है। 12 जनवरी 2025 से मोरहाबादी के एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में पहली बार हॉकी इंडिया लीग वीमेन का आगाज होगा। उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान सहित कई सेलिब्रिटी शामिल हो सकते हैं। लीग में 4 टीमों के बीच शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा। लीग में 13 मैच खेले जाएंगे। लीग में 4 टीमों के बीच मुकाबला होगा। इसमें दिल्ली एसटी पाइपर्स, ओडिशा वॉरियर्स, बंगाल टाइगर्स और सुरमा हॉकी क्लब शामिल है। इसमें झारखंड की 6 महिला हॉकी खिलाड़ी अपना जलवा दिखाएंगी। सुरमा हॉकी क्लब की ओर से सलीमा टेटे, निकी प्रधान, दिल्ली एसटी पाइपर्स संघ से संगीता कुमारी और दीपिका सोरेंग, बंगला टाइगर्स से ब्यूटी डुंगडुंग और बिनिमा धान खेलेंगी। HIL वुमेन लीग का मुकाबला 13 दिनों तक होगा। पहला मुकाबला 12 जनवरी को दिल्ली एसटी पाइपर्स और ओडिशा वॉरियर्स के बीच खेला जाएगा। वहीं 17 और 19 जनवरी को मुकाबले राउरकेला में खेले जाएंगे। इस टूर्नामेंट को लेकर हॉकी इंडिया और हॉकी झारखंड ने तैयारी शुरू कर दी है। स्टेडियम को दुरुस्त किया जा रहा है। लाइटिंग, LED समेत अन्य उपकरणों का भी ट्रायल लगातार लिया जा रहा है। राजधानी में होटल्स की बुकिंग भी हो चुकी है। HIL वुमेन्स के लिए टीमें 8 जनवरी से रांची पहुंचने लगेगी। नशे में धुत डंपर चालक ने बस में मारी टक्कर। सरायकेला में नशे में धुत डंपर चालक ने यात्रियों से भरी बस में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। डंपर बस को करीब 100 मीटर दूर तक घसीटता ले गया। हालांकि बस ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से 40 यात्रियों की जान बचा ली। घटना सरायकेला कांड्रा मार्ग पर DC ऑफिस के पास की है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाला और डंपर चालक की पिटाई कर दी। घटना की सूचना पर सरायकेला थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे और ड्राइवर को सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया। शाहीन बस रांची से यात्रियों को लेकर आ रही थी। DC ऑफिस के पीछे से आ रहे डंपर बस को ओवरटेक करने के क्रम में बस को पीछे से टक्कर मारते हुए आगे सड़क किनारे पोल से टकरा गया। इधर बस ड्राइवर ने हादसे के दौरान गाड़ी को नियंत्रित रखा। इससे किसी यात्री को चोट नहीं आई। घटनास्थल पर थाना प्रभारी ने कहा कि डंपर चालक को हिरासत में लेकर सदर अस्पताल भेज दिया गया है। अगर उसने शराब का सेवन किया होगा तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करते हुए कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने की वरीय पदाधिकारियों संग बैठक। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने समाहरणालय में शनिवार को सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उपायुक्त के साथ जिला के सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों से फायर सेफ्टी, साफ सफाई, पार्किंग, शौचालय की साफ सफाई, लिफ्ट और अन्य संबंधित मामलों की जानकारी ली। साथ ही पदाधिकारियों को उन्हें कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं इस दौरान रांची के उपायुक्त ने सभी वरीय पदाधिकारियों को अपने हाथों से आई कार्ड दिया और कहा कि जन शिकायतों को प्राथमिकता दें। साथ ही सभी अधिकारी, पदाधिकारी और कर्मियों को समाहरणालय में आई कार्ड लगाकर समय पर कार्यालय पहुंचने को कहा। उपायुक्त ने कहा कि सभी को समय का पालन करना अति आवश्यक है। बता दें कि बैठक में DC ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी अपने दिए गए उत्तरदायित्व का अच्छे से पालन करें और कार्य को सही समय से निष्पादन करें। इस दौरान उन्होंने सभी को विशेष रूप से कहा कि लोगों की समस्याओं का निदान करना ही
जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उपायुक्त ने कहा कि लोगों को जिला प्रशासन से बहुत सारी अपेक्षा और उम्मीदें हैं। ऐसे में उन पर खरा उतरना और लोगों योग्य लाभुकों को सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। घाटशिला में बन रही है अंग्रेजी फिल्म, अमेरिका व बंगाल से कलाकार पहुंचे। घाटशिला प्रखंड के मालेडी गांव में शुक्रवार को पश्चिम बंगाल और अमेरिका से आई टीम ने फिल्म की शूटिंग की। फिल्म में यहां के स्थानीय कलाकारों को भी मौका दिया गया है। टीम के आमिर कर ने बताया कि डांसिंग विद रानी फीचर फिल्म बन रही है। इसकी कहानी है कि भारत के गांव से एक महिला विदेश जाती है। उसके पति भी वहां रहते हैं। इस बीच उसके गांव का एक स्कूल तोड़कर भवन बना दिया जाता है। वह विदेश से लौटती है तो इसकी जानकारी अपने पति व पुत्री को देती है। वह इस पर चिंता जाहिर करती है। इस बीच उसका निधन हो जाता है। उसके पति व पुत्री फिर से स्कूल को खड़ा करते हैं। यह फिल्म अंग्रेजी में बन रही है। इसके बाद अन्य भाषा में रूपांतरण होगा। स्थानीय नेहरू मुर्मू, भक्तो मार्डी समेत कई कलाकार फिल्म में अभिनय कर रहे हैं। घाटशिला प्रखंड के कसीदा पंचायत अंतर्गत मालेडी गांव में फिल्म की शूटिंग की गई। इस क्षेत्र में लगभग 10 दिनों तक शूटिंग चलेगी। टीम में अमेरिका से आई महिला व कई पुरुष शामिल हैं। कोलकाता से भी कई कलाकार आए हुए हैं। बताया कि घाटशिला निवासी तापस चटर्जी के नेतृत्व में टीम घाटशिला पहुंची हुई है। हाइवा में आगजनी और फायरिंग मामले में 6 गिरफ्तार। झारखंड के लातेहार जिले में बढ़ते अपराध के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदीप गंजू गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अपराधियों की निशानदेही पर पुलिस ने 2 हथियार, 3 कारतूस, 2 बाइक और 6 मोबाइल जब्त किया है। इस मामले की जानकारी लातेहार एसपी कुमार गौरव ने शनिवार को दी। लातेहार एसपी कुमार गौरव ने बताया कि 2 दिसंबर की रात बालूमत में कोयला लदे 2 हाइवा में आगजनी और फायरिंग की गई थी। पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए एसडीपीओ विनोद रावानी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था। अनुसंधान के क्रम में आपराधिक गुट प्रदीप गंजू गिरोह के हाथ होने की बात सामने आई थी। इसके बाद एसआईटी ने सभी संभावित ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान विभिन्न इलाकों से गिरोह के 6 अपराधी पकड़े गए। गिरफ्तार अपराधियों में एक रांची जिले से, 2 चतरा जिले से और 3 लातेहार जिले से हैं। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने 2 हथियार, 3 कारतूस, 2 बाइक और 6 मोबाइल बरामद किए हैं। एसपी ने कहा कि जल्द ही सभी गिरोहों का खुलासा करते हुए सभी सदस्यों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। गिरफ्तार अपराधियों में सुनील गंजू, संजय भगत, कैलाश गंजू, मनोज ठाकुर, बबन सिंह भोक्ता और दिलीप उरांव शामिल।